एक पुरस्कार विजेता शेफ जो बड़े विश्वविद्यालय में काम करता है, अब हत्या के आरोप में है। पीड़ित उसकी पत्नी बताई जा रही है। इसे और डरावना बनाता है कि ये सब कहां हुआ। और हमारे पास पुलिस से अहम जानकारी है कि कथित हत्या और अफरा तफरी भरी गिरफ्तारी कैसे हुई। आप देख रहे हैं लॉ एंड क्राइम की यह रिपोर्ट। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। न्यू इंग्लैंड के कॉलेज टाउन के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रात कैंपस में क्या हुआ, जिसमें उनके स्कूल के गर्व के प्रतीक व्यक्ति शामिल थे। मैं 36 वर्षीय जेफरी मैकडॉनल्ड की बात कर रहा हूं, जिन्हें 2025 में अमेरिकन कुलिनरी फेडरेशन ने शेफ ऑफ द ईयर चुना। और ये तो सिर्फ उन कई पुरस्कारों में से एक है जो शेफ मैकडॉनल्ड ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट यूमास के कैंपस में शेफ के रूप में अपनी पाक कला विशेषज्ञता के लिए जीते हैं। अब तक आपके मन में उनकी एक पुरस्कार विजेता शेफ की छवि बन चुकी होगी। तो ये तस्वीर देखिए। ये आज सुबह वेस्टर्न मैसाचुसेट्स के WWLP के अनुसार उनकी कोर्ट में तस्वीर है। वो हैम्पशायर काउंटी की अदालत में हत्या के आरोप में पेश हुए। और इतना ही नहीं, हम दूसरे पहलू पर भी चर्चा करेंगे। कोई भी हत्या चौंकाने वाली और दुखद होती है, लेकिन यह मामला सुर्खियों में है क्योंकि ये एक जबरदस्त पतन जैसा लगता है। अक्सर स्कूलों में कैंपस का खाना फीका होता है क्योंकि ये भूखे छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर बनता है। शायद आपको अपने स्कूल का खाना याद भी ना हो, लेकिन यूमेस में यह अलग है। यूमेस को लगातार 9 साल प्रिंसटन रिव्यू की बेस्ट कैंपस फूड्स की सूची में नंबर 1 चुना गया है। शेफ मैकडॉनल्ड उस स्कूल के किचन में माहिर थे जो अपनी बेहतरीन खाने की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध था। और किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आखिरकार एक अदालत में हत्या के आरोप में पहुंच जाएंगे। अब ये कहानी फिर से वाकई चौंकाने वाली है। मैं जितना कहूं उतना कम है। और एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स की ये कम्युनिटी अभी पूरी तरह से स्तब्ध है। स्कूल के सोशल मीडिया पर कई पोस्ट हैं जिनमें मैकडॉनल्ड को बड़े पुरस्कार जीतते हुए दिखाया गया है, लेकिन फिर भी वो छवि जो सोशल मीडिया पर है वो बिल्कुल अलग है उस आरोप से जो पुलिस रिपोर्ट में लगाया गया है, जो हमें अभी-अभी लॉ एंड क्राइम में मिली है। और ये रिपोर्ट कुछ अहम जानकारियां उजागर कर रही है कि ये घटना कहां हुई, ये कथित हत्या कैसे हुई और संदिग्ध पीड़ित को कैसे जानता था। अधिकारियों के अनुसार जब उन्होंने मैकडॉनल्ड को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो दृश्य अराजक था। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। और इस मामले में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जांच अभी भी शुरुआती चरण में है। तो मैं अभी कुछ ही पलों में विल्स फिलर, जो कि रिटायर्ड डिटेक्टिव कमांडर हैं, को बुलाने जा रहा हूं ताकि वे बता सकें कि ये जांच कैसे हो सकती है और जितना इसका एक हिस्सा इसे एकदम साफ-साफ मामला बना सकता है। हमने इस बारे में थोड़ी बात की कि आगे चलकर ऐसी कहानियों में ये मामला इतना सीधा नहीं भी हो सकता। लेकिन इससे पहले मैं उन बातों पर चर्चा करना चाहता हूं जो मैसाचुसेट्स के ईस्टर्न हैम्पशायर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर आपराधिक शिकायत में दर्ज हैं। यह ऐसे शुरू होती है। 22 अप्रैल 2026 को लगभग शाम 7:42 बजे यूमास एमहर्स्ट पुलिस विभाग के अधिकारी और एमहर्स्ट फायर विभाग के फायर फाइटर पैरामेडिक्स को होटल यूमास के रूम 413 वन कैंपस सेंटर वे एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स में भेजा गया, जब वहां से एक 911 कॉल की गई जिसमें उस स्थान पर हो रही आपात स्थिति का वर्णन किया गया था। अब हालात को देखते हुए हेडली पुलिस विभाग के अधिकारी भी मदद के लिए वहां पहुंचे। हेडली पास का एक शहर है। तो हमें अब तक क्या पता है? इस मामले में आरोपी UMass एमहर्स्ट में एक प्रतिष्ठित शेफ था और पीड़िता, जैसा कि बॉस्टन ग्लोब सहित कई जगहों पर रिपोर्ट किया गया है, उसकी पत्नी थी और वो भी उसी स्कूल में स्टाफ सदस्य हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार घटना उसी परिसर के एक होटल में हुई थी। ये वही होटल है जहां आपके माता-पिता ग्रेजुएशन वीकेंड या मिनटमैन की फुटबॉल बास्केटबॉल गेम के वक्त रुक सकते हैं। होटल यूमेस पूरी तरह स्कूल द्वारा संचालित है। इसका बाहरी कंपनियों से कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ मुख्य सवाल रखना चाहता हूं, क्योंकि तुरंत नहीं पता चलता कि कमरा किसके नाम था या 911 पर किसने कॉल की। और जैसे-जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, ये जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ये भी जरूरी है बताना कि रिपोर्ट में कहा गया परिस्थितियों को देखते हुए
एक और पुलिस विभाग ने मौके पर पहुंचा। तो आप सोचते हैं, जब अधिकारी रात में होटल गए तो उन्हें क्या बताया गया था? आइए इस पुलिस रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ें। इसमें लिखा है कि पुलिस अधिकारियों के पहुंचने पर उनके और एक पुरुष जेफरी सी मैकडॉनल्ड के बीच एक हिंसक संघर्ष हुआ, जिसके दौरान जे मैकडॉनल्ड ने अधिकारियों की ओर वस्तुएं फेंकीं और एक से अधिक बार एक यूएस पुलिस अधिकारी के चेहरे पर वार किया। अब इस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह एक सामान्य कॉल से काफी अलग है। अधिकारियों का हाई एंड कैंपस शेफ से हिंसक संघर्ष हो रहा है, जो कथित तौर पर उन पर वस्तुएं फेंक रहा है और एक अधिकारी के चेहरे पर कई बार वार कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ नहीं था जिसका सामना सबसे पहले मौके पर पहुंचे कर्मियों ने किया। उन्हें इससे भी कहीं ज्यादा डरावना और दुखद कुछ मिला। कमरा 413 में अधिकारियों को एक महिला मृत मिली। उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं। महिला की चोटों की गंभीरता को देखते हुए जांचकर्ताओं को स्पष्ट रूप से लगा कि उसकी चोटें किसी हिंसक हमले का परिणाम थीं। शिकायत के मुताबिक अधिकारियों को महिला की चोटों के आधार पर उस पर हिंसक हमला होने की आशंका है, जो उसी होटल के कमरे में मृत मिली। तो अगर आप इस स्थिति में पुलिस हैं और आपकी अभी-अभी मैकडॉनल्ड के साथ ये कथित हिंसक मुठभेड़ हुई है, तो आप निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कमरे नंबर 413 में कुछ कथित रूप से हिंसक घटना घटी है। लेकिन यहीं पर कहानी और भी चौंकाने वाला मोड़ लेती है। जे मैकडॉनल्ड को गिरफ्तार किया गया और उन्हें यूमास एमहर्स्ट पुलिस विभाग ले जाया गया। मिरांडा अधिकार पढ़ाए जाने के बाद जे मैकडॉनल्ड ने जांचकर्ताओं से बात की, जिसके दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जानबूझकर अपने को पीटा था। यहां शब्द हटाया गया है। फिर बोस्टन ग्लोब जैसी मीडिया ने रिपोर्ट किया ये उनकी पत्नी थी, जिसे उन्होंने अपने हाथ पैर और कुंद वस्तुएं इस्तेमाल कर मार डाला था, और ऐसा करते समय उनका इरादा उसे मारने का ही था। अब आपराधिक शिकायत में फिर से यहां एक शब्द को हटा दिया गया है, लेकिन स्थानीय रिपोर्टों में, जिनमें बॉस्टन ग्लोब और मास लाइफ शामिल हैं, जो पश्चिमी मैसाचुसेट्स को कवर करता है, कहा गया है कि पीड़ित वास्तव में उनकी पत्नी थी। पुलिस के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जानबूझकर हाथ, पैर और कुंद वस्तुओं से पीट-पीट कर मार डाला। अब अगर आप इसे एक जांच के नजरिए से देखें, तो वो बयान जो उन्होंने कथित तौर पर अपने अधिकार पढ़े जाने के बाद दिया, वो अभियोजकों के लिए उनके केस में बहुत अहम साबित होगा। पहली नजर में जब पता चलता है कि पीड़िता उसकी पत्नी थी, तो लगता है शायद ये जुनून में किया गया अपराध है। हालांकि हमें अभी तक कोई मकसद नहीं पता है। इस समय तक इनमें से कुछ भी सामने नहीं आया है। साथ ही जो बात पुलिस ने उजागर नहीं की है, लेकिन स्थानीय सूत्रों, जिसमें बोस्टन ग्लोब भी शामिल है, द्वारा रिपोर्ट की जा रही है, वो है पीड़िता का नाम। उनकी पहचान 31 वर्षीय एम्मा मैकडॉनल्ड के रूप में हुई है और मैसाचुसेट्स कॉमनवेल्थ द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए चेकबुक डेटा के अनुसार वह 2023 तक यूमैस की डाइनिंग हॉल सुपरवाइजर थीं। तो ये अनुमान लगाना उचित है कि ये दोनों सबसे पहले विश्वविद्यालय के माध्यम से ही मिले होंगे। लेकिन पुलिस रिपोर्ट ये निष्कर्ष निकालती है कि जेफरी मैकडॉनल्ड पर प्रथम श्रेणी हत्या का आरोप लगाया गया था। साथ ही एक पुलिस अधिकारी पर हमला और मारपीट का भी आरोप लगाया गया था। उन्हें बिना जमानत हिरासत में रखने का आदेश था। अब गुरुवार 23 अप्रैल पर आते हैं और मैकडॉनल्ड्स को ईस्टर्न हैम्पशायर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोर्टरूम के अंदर देखा गया, जहां उनकी पेशी के लिए उनके हाथ पीछे से हथकड़ी में बंधे हुए थे। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मैकडॉनल्ड ने अपने आरोपों के लिए खुद को निर्दोष बताया और प्रारंभिक साक्ष्य सुनवाई से पहले उन्हें कोई जमानत नहीं दी गई। यह सुनवाई 22 मई के लिए निर्धारित की गई है। अब इससे पहले कि हम अपने मेहमानों को बुलाएं ताकि वे इस जांच के बारे में और विस्तार से बात कर सकें कि ये कैसे आगे बढ़ सकती है, आपको बस ये सोचने की जरूरत है कि कैंपस समुदाय, एमहर्स्ट की समुदाय इस सब के बारे में कैसा महसूस कर रही है और पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी कथित तौर पर हुआ उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। यहां देखें कि यूमेस एमहर्स्ट के चांसलर जेवियर रेस इस पर आधिकारिक बयान में कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें आंशिक रूप से लिखा है, उद्धरण, मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि यह हमारे कैंपस के लिए दिल तोड़ने वाली और बेहद परेशान करने वाली खबर है। हमारी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं उन व्यक्तियों के परिवार, दोस्त और सहकर्मी। मैं यह भी समझता हूं कि पूरी जानकारी की कमी से कई लोगों की चिंता और बढ़ सकती है, लेकिन यह चल रही जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है। कृपया जान लें कि इस समय जिसे भी जरूरत हो, उसके लिए सहायता संसाधन उपलब्ध हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि सहायता के लिए आगे बढ़कर संपर्क करें और एक दूसरे का ख्याल रखें तथा उन्हें
थोड़ा समय और जगह दें। हम जब भी और जैसे भी संभव होगा आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शिकागो पुलिस के रिटायर्ड डिटेक्टिव कमांडर विल स्विलर हमारे साथ हैं। धन्यवाद। आप जानते हैं, जब आप पुलिस रिपोर्ट पढ़ते हैं तो जेफरी मैकडॉनल्ड ने कथित तौर पर न सिर्फ अपनी पत्नी की जान ली, बल्कि जैसा कि पुलिस बता रही है, बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या की। ऐसा लगता है कि जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उसने कथित तौर पर उन पर हमला किया, एक अधिकारी के चेहरे पर मुक्का मारा और उन पर चीजें फेंकी। और फिर जब आप इसकी तुलना लोगों की उस धारणा से करते हैं जिसमें इस व्यक्ति को कैंपस भोजन सेवा का पुरस्कार विजेता शेफ माना जाता है, बाहर से देखने पर यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अब तक आपके लिए सबसे अलग क्या रहा? घरेलू हालात में हिंसा और आक्रामकता की बात करें तो कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। मैं कह सकता हूं घरेलू हालात इससे ज्यादा गंभीर नहीं हो सकते, क्योंकि सोचें, कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई व्यक्ति आपको उतना जुनून और गुस्सा नहीं दे सकता जितना वो जिसे आप प्यार करते हैं या जिसकी सच में परवाह करते हैं, और ये जल्दी बुरा हो सकता है। अगर ये उसके स्वभाव से अलग है तो हो सकता है इसमें ड्रग्स या शराब जैसी चीजें शामिल हों। क्योंकि वो भी इससे गुजरता है। और मुझे नहीं पता कैसे। कमरे में दो लोग हैं, उनमें से एक मर गया है। होटल की सीसीटीवी फुटेज ये दिखा सकती है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में मिरांडा राइट्स के बाद लिखा है कि उसने सब कुछ कबूल कर लिया, ऐसा लगता है। और उसने ये भी कबूल किया कि ठीक क्या हुआ था। उसने किया, उसने जानबूझकर किया। जब आपके पास कबूलनामा है तो दोष सिद्धि हासिल करने के लिए और क्या चाहिए? मैं जानता हूं कि हम अभी इस मामले की शुरुआत में हैं। ठीक है, आपको उस जगह की जांच वैसे ही करनी होगी जैसे बाकी जगहों की करते हैं। आपको पीड़ित और अपराधी दोनों से सैंपल लेने होते हैं। नाखूनों के नीचे से स्क्रैपिंग जैसे सैंपल लेने होते हैं कि वहां हिंसक संघर्ष हुआ, किसी को पीट कर मारा गया। लेकिन आपको हर सबूत प्रोसेस करना होता है, क्योंकि मैंने केमिकल चीजों, ड्रग्स और शराब का जिक्र किया था। एक बचाव पक्ष का वकील बाद में बिल्कुल कह सकता है कि वो बयान स्वेच्छा से नहीं दिया गया था, या तो दबाव में या ड्रग्स या शराब के प्रभाव में। तो आपको बाकी सब करना पड़ता है। आपको केस का बाकी हिस्सा भी करना पड़ता है, और भौतिक सबूत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें नहीं पता कि उस वक्त उसके सिस्टम में क्या था या उनकी जिंदगियों में क्या चल रहा था। ये सब कैसे हुआ? मेरा मतलब है, बाहर से तो लगता है कि उसके पास सब कुछ था। अभी हमारे पास उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत कुछ था। लेकिन जब आप और यहीं पर मामला और गंभीर हो जाता है। मेरा मतलब है, वे बात करते हैं कि उसने अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल किया। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी को पीटा, कमरे में मौजूद चीजों का भी इस्तेमाल किया, ऐसा लगता है, अपनी पत्नी को पीटने के लिए। मेरा मतलब है, ये एक बिल्कुल ही क्रूर भयानक मौत थी, जैसा कि पुलिस जो बता रही है उसके अनुसार लगता है। वो क्या है? मौत के तरीके में उसका क्या रोल है? और आप इसकी जांच कर समझने की कोशिश कैसे कर रहे हैं कि क्या हुआ? मेरा मतलब है, अभियोजन में आप हिंसा और इसकी चर्चा करेंगे। जब मौत कुंद बल चोट से होती है तो अक्सर सड़क दुर्घटना की बात आती है, लेकिन सड़क दुर्घटना एक ऐसी घटना है जिसमें बहुत ही विनाशकारी घटना होती है और आपकी मौत हो जाती है, या फिर आपके अंगों का कोई हिस्सा या आपका सिर या कुछ और बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। मारपीट या पिटाई में कई बार 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 चोटें लगती हैं, और आपको अपने अभियोजन और अपने केस में ये सब दिखाना पड़ता है ताकि हिंसा के स्तर को दिखाया जा सके। सड़क दुर्घटना एक बात है, इमारत से गिरना एक बात है, लेकिन ऐसी पिटाई होना जिसमें आपकी मौत हो जाए, वो बिल्कुल अलग बात है, और वो पूरी तरह से अलग दिखता है। इसलिए जरूरी है कि आप स्पष्ट करें कि ये कैसे हुआ। क्योंकि फिर इसका दूसरा हिस्सा यह है कि जब पुलिस पहुंचती है तो वो यूमैस पुलिस होती है, हेडली, जो पास का एक शहर है। वे पहुंचते हैं और जो वे कर रहे हैं, मैं बस यहां पुलिस रिपोर्ट देख रहा हूं। आप जानते हैं, उन पर जो आरोप लगाया गया है, जेफरी मैकडॉनल्ड ने क्या किया, वह यह है कि उन्होंने कथित तौर पर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। एक पुलिस अधिकारी के चेहरे पर मुक्का मारा, एक अधिकारी पर चीजें फेंकी। ये चीज इस जांच में कैसे जुड़ती है, जहां न सिर्फ आपको कमरे में हुई इस हिंसक मौत से निपटना है, बल्कि जेफरी मैकडॉनल्ड पर एक अधिकारी पर हमला और मारपीट के आरोप भी लगे हैं। हाँ, और ये एक अतिरिक्त आरोप है, बिल्कुल सही। आप हर उचित आरोप लगाते हैं, पुलिस अधिकारी पर गंभीर मारपीट या उस पर हमले का आरोप, वहां उसे जो भी कहा जाता हो, आप निश्चित रूप से उस आरोप को उसमें जोड़ते हैं, क्योंकि वो मानसिक स्थिति में जाता है। यह दिखाता है कि जब आप वहां पहुंचे तो वो कैसे व्यवहार कर रहा था। दूसरी ओर, अगर बचाव पक्ष दिखा दे कि ये उसका स्वभाव नहीं है,
तो वे कहेंगे, ये व्यक्ति शांत है, हमें नहीं पता क्या हुआ। ये हो सकता है, जैसा कि हमने पहले बात की थी। हमें नहीं पता क्योंकि अभी तक टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट नहीं आई है। ये ड्रग्स हो सकता है, शराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बचाव पक्ष इसे स्वभाव से हटकर व्यवहार बताकर उपयोग करेगा। हाँ, यहाँ उसके कथित कबूलनामे की लाइन है। पता है, मैकडॉनल्ड ने जांचकर्ताओं से बात की, जिसके दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर अपनी पत्नी को अपने हाथों, पैरों और कई अन्य कुंद वस्तुओं का इस्तेमाल करके पीट-पीट कर मार डाला और ऐसा करते समय उसका इरादा उसे मारने का ही था। अगर टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में खास कुछ न हो, तो बचाव पक्ष कह सकता है कि यह मानसिक स्वास्थ्य समस्या थी। उसके सिस्टम में ड्रग्स थे और हमें इनमें से कुछ भी नहीं पता। फिर से, सिर्फ एक डिस्क्लेमर के तौर पर, लेकिन मान लीजिए इनमें से कुछ भी सामने नहीं आता और ये उसकी खुद की कबूलनामा है। मतलब इस बिंदु पर आपको और क्या चाहिए? अगर आपके पास इतना पक्का कबूलनामा है, तो बचाव पक्ष क्या करेगा? या ऐसे मामलों में वकीलों की दलीलें कैसी होती हैं? वो हमेशा गिरफ्तारी के कारण पर सवाल उठाते हैं। वो हमेशा बयान की स्वैच्छिकता पर सवाल उठाते हैं। अब ऐसे बयान को लेने के कुछ तरीके होते हैं। अगर आप कमरे में जाते हैं और वो आपसे झगड़ रहा है और अचानक ये सारी बातें बोल देता है और आपने कोई सवाल नहीं पूछा, तो इसे स्वतः स्फूर्त बयान कहा जाता है। आप उसे बोलने दें। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे क्या हुआ था, तो मिरांडा के तहत उसे उसके अधिकार बताने होंगे। अगर वो मिरांडा अधिकार बताए जाने के बाद बयान देता है और बहुत कुछ बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, तो ये बचाव पक्ष के लिए चुनौती है। लेकिन वे बयान की स्वैच्छिकता और इकबाल जुर्म पर सवाल उठाएंगे। मुझे यकीन है कि आपने अपने करियर में कई घरेलू हत्या के मामलों पर काम किया है। मेरा मतलब है, कितनी बार ऐसा होता है जब किसी जोड़े के पास सब कुछ ठीक चल रहा हो और फिर से, इस समय हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन कम से कम उनके लिए हमें पता है कि उनके पास, आप जानते हैं, अगर आप कैंपस डाइनिंग में हैं, मेरा मतलब है शेफों में वही सबसे बड़ा नाम था, ऐसा लगता है। लेकिन फिर उनके अंदर एक और पहलू भी था, ऐसा कहा जाता है, जहां वो ऐसा कुछ करने में सक्षम हो सकते थे। इन घरेलू मामलों में कितनी बार ऐसा होता है कि सार्वजनिक रूप से जो उनकी छवि होती है, वह पूरी तरह से अलग होती है और फिर जो अंत में होता है, जैसे इस मामले में, एक होटल के कमरे में बुधवार की रात को वह बिल्कुल अलग होता है। खैर, मैं आपको ये बताता हूँ। आप कभी नहीं देखते कि जब पहली बार कोई घरेलू समस्या या झगड़ा होता है, तो उसी समय किसी की हत्या हो जाती है। आमतौर पर इसका एक इतिहास होता है। अब चाहे इसकी रिपोर्ट हो या ना हो, कोई और इसके बारे में जानता है। अगर घरेलू हिंसा का कोई इतिहास रहा है, तो या तो इसकी रिपोर्ट पुलिस में हुई है या उसने इसे परिवार या दोस्तों से साझा किया है। तो शायद ही कभी ऐसा होता है कि कोई पहली बार घरेलू विवाद की स्थिति में किसी पर हमला करे और तुरंत ही अपना आपा खोकर हत्या कर दे। हमें नहीं पता कि दूसरों के घरों में क्या हो रहा है। बाहर जैसा व्यक्तित्व दिखता है, वो घर के अंदर की स्थिति से अलग हो सकता है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि पहली बार इतनी हिंसक घटना हो रही हो। मुझे लगता है जब वे परिवार के सदस्यों से बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि घरेलू हिंसा का कुछ इतिहास रहा है। आप कहाँ से शुरू करते हैं जब वो हिरासत में हैं और आपके पास उसकी स्वीकारोक्ति है? ये किसने किया का मामला नहीं है, बल्कि आप जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा था। कोई आर्थिक या अन्य समस्या थी? आप उनकी जिंदगी को जोड़ना कहाँ से शुरू करते हैं? आप जानते हैं, जब आप शुरू करते हैं इखबार जुर्म से और व्यक्ति हिरासत में होता है और सब कुछ सामने होता है, तो आपको बस पीछे की तरफ काम करना होता है। ठीक है, हमारे पास इखबार जुर्म है, हमें पता है उसने किया है। ये कोई रहस्य नहीं है। क्या आप मकसद पर जाते हैं? हाँ, आप मकसद पर जाते हैं। मेरा मतलब है, आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन आपकी अभियोजन प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी, एक जासूस और एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो केस सुलझाने के लिए गिरफ्तारी कर रहा है, कई बार मकसद वाकई मायने नहीं रखता। मुझे पता है ये अजीब लगेगा, लेकिन कई बार इससे पहले की घटनाएं भी केस का हिस्सा होती हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई पक्का मामला है जिसमें कोई और नहीं था, दो लोग कमरे में हैं और एक ने कबूल कर लिया, जांच के नजरिए से आपके पास एक मजबूत केस है। अगर आप काम में माहिर हैं, तो रिपोर्ट में संभावित प्रेरक कारण जोड़ें, क्योंकि ये ट्रायल में सामने आएंगे। लेकिन आप जानते हैं, हमें इससे बचना चाहिए कि बस जल्दी जल्दी केस निपटाते जाएं और अगले पर जाएं। आपको थोड़ा गहराई में जाना ही पड़ता है। जहां तक बात है, और मुझे नहीं पता कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, और मैं अब सामान्य तौर पर बात कर रहा हूं, कि किसी को डिप्रेशन हो सकता है, किसी को चिंता हो सकती है, या फिर किसी को कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जिसका निदान हुआ हो। फिर आप डिफेंस जैसे पागलपन की दलील या जोश में किए अपराध की दलीलें सोचते हैं और देखते हैं कि कुछ दलीलें सामने आती हैं। मानसिक स्वास्थ्य इससे कैसे जुड़ता है?
ये जानते हुए कि वह कमरे में अकेला दूसरा व्यक्ति था। और अगर यह स्वीकारोक्ति मान ली जाती है, तो आपके पास वह भी है। जैसे ये बात कैसे असर डालती है जब बचाव पक्ष के वकील ऐसी जांच में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं? इस मामले में जांच में कमियां निकालना मुश्किल है। उन्हें जो करना होगा, और जाहिर है कि सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर है, कि वे संदेह से परे साबित करें कि इस व्यक्ति ने हत्या की है। डिफेंस को इसमें जो डालने की कोशिश करनी है वो है शमनकारी परिस्थितियां। दूसरे शब्दों में, हम इसे फर्स्ट डिग्री मर्डर से सेकंड डिग्री मर्डर में कैसे बदल सकते हैं, जैसे अचानक और तीव्र आवेग के आधार पर, या पागलपन अथवा अस्थायी पागलपन की दलील देकर सजा कम हो सकती है, लेकिन अपराध माफ नहीं होता। ठीक है, मेरा मतलब है, आप पूरी तरह पागल नहीं हैं क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं या रसोई संभाल रहे हैं। आप शेफ हैं। अचानक तीव्र भावनाओं के कारण वे फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप को कम करने की कोशिश करेंगे। यही उनका इरादा है। वे मानसिक बीमारी की बात नहीं मानेंगे। मैं जानता हूं कि ये आम है, इस पर विचार जरूरी है, लेकिन इससे व्यवहार सही नहीं होता। बचाव पक्ष यही कोशिश करेगा कि उन पर लगे फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप को कम किया जा सके। और मैं जानता हूं कि आप जानते हैं, निश्चित रूप से हत्या की तुलना में और पुलिस अधिकारी पर हमला और मारपीट भी एक गंभीर आरोप है। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि उस होटल के कमरे में उस पर किस बात का आरोप लगाया गया है। ये कैसे काम करता है? जैसे अगर उसे हत्या के आरोप में उम्र कैद मिल रही है और फिर उस पर हमला और मारपीट का आरोप भी है, तो ये केस की प्रगति में कैसे असर डालता है? मुझे यकीन है वहां शरीर पर लगे कैमरे की फुटेज और होटल के निगरानी कैमरों की फुटेज होगी। साथ ही पुलिस अधिकारी के बयान भी होंगे। पुलिस के अनुसार किसी को चेहरे पर मुक्का मारा गया था। जैसे इस मामले की प्रक्रिया में ये हिस्सा कैसे मायने रखता है? मान लें अगर उसे हत्या का दोषी पाया गया, जो उसने पुलिस के अनुसार पहले ही स्वीकार किया है। असल में उस हिस्से का क्या महत्व है? सिर्फ एक और आरोप होने के अलावा जो सजा बढ़ा सकता है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर उसे दोषी नहीं पाया जाता है तो क्या होगा? और अब आप उस बढ़े हुए हमले और ऐसी दूसरी चीजों के सहायक आरोप नहीं लगाते। वो बाहर चला जाएगा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। उसे 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। पुलिस के लिए भी बुरा हो सकता है। लेकिन अगर वो हत्या के आरोप से बच गया तो? अगर वे हत्या के आरोप से बचते हैं या मामले को गैर इरादतन हत्या तक घटा दिया जाता है, तो सजा बढ़ाने के लिए दूसरे आरोप भी जोड़ने होंगे। आपको और क्या चीज खास लगी? क्योंकि मेरे मन में भी ये था कि ठीक है, वो इस ऑन कैंपस होटल में है, जो आमतौर पर मुझे लगता है कि जहां माता-पिता ग्रेजुएशन वीकेंड पर रुकते हैं। या आप जानते हैं, अगर यूएस में बास्केटबॉल या फुटबॉल मैच है, तो शायद फैंस वहीं कैंपस में रुकते हैं। लेकिन ये आप जानते हैं, वो यहाँ काम करते हैं या वो स्कूल में काम करता है। वो वुल्वरहैम में रहते हैं, जो मुझे लगता है कि करीब 20 मिनट दूर है। और ये बुधवार की रात है। मतलब वो यहाँ क्यों है आप जानते हैं? मेरा सवाल यही था कि ये जो जोड़ा है, वो बुधवार की रात को इस होटल में क्यों ठहरा हुआ है? अच्छा, क्रिश, ये सच में अच्छा सवाल है। इस सवाल का दूसरा हिस्सा है, होटल का कमरा किसका था? वो कमरा किसने किराए पर लिया था? क्या ये ऐसा मामला हो सकता है? मैं किसी पीड़ित को दोष नहीं देना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ, लेकिन क्या ये मामला हो सकता है जहां कोई अंदर आकर उसे ऐसी हालत में देख ले जिसमें उसे नहीं होना चाहिए था? वो होटल का कमरा किसका है? बुधवार की रात को होटल का कमरा किसने किराए पर लिया था? हाँ, मतलब आप जानते हैं, ये भी इसका हिस्सा है। पुलिस ने भी, आप जानते हैं, ये बात पुलिस रिपोर्ट तक पहुंचती है, जो बहुत सीधी-सादी है। मेरा मतलब है, इसमें निश्चित रूप से कुछ बहुत ही परेशान करने वाले विवरण हैं, जैसे कि उस पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है और फिर उस पर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का भी आरोप है। यह परिस्थितियों की जानकारी कम मिलती है। हमें बस पता है कि इस होटल रूम के लिए 911 कॉल हुई थी। सवाल है, कॉल किसने की? खासकर जब वे चौथी मंजिल पर थे। ये ऐसा नहीं है कि लॉबी में कोई कंसीयर्स हो जो सुन सके, लेकिन सवाल है 911 कॉल किसने की, जिससे कई पुलिस अधिकारी और यूमैस पुलिस वहां पहुंचे। कई विभागों ने मौके पर पहुंचे थे। ये भी एक बड़ा सवाल लगता है। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि उन्होंने हंगामे की नहीं, हत्या की कॉल पर प्रतिक्रिया दी थी। तो अगर वाकई कॉल ऐसे ही आई थी, हमें ये नहीं पता, लेकिन अगर वाकई कॉल ऐसे ही आई थी तो किसी को कुछ पता था। शायद उसी ने कॉल की थी। सही है। मुझे लगता है ये भी कुछ ऐसा ही था, जहां उन्होंने कैंपस में अलर्ट भेजा था। मैंने इस पर एक लोकल न्यूज आर्टिकल भी देखा था। तो ये कुछ ऐसा था जहां सिर्फ बार में किसी ने ज्यादा पी ली हो और फिर अचानक ऐसा हो कि चलो
कुछ पुलिस वालों को बुला लेते हैं ताकि उन्हें वहां से निकाल दें। ऐसा नहीं था। लगता है ये शुरुआत से ही गंभीर था। पुलिस रिपोर्ट में आप क्या-क्या शामिल करते हैं? और मुझे लगता है आप जानते हैं, कुछ मायनों में ये भी है कि इस समय आप जनता के सामने कितनी जानकारी रखने वाले हैं। लेकिन इस फैसले में क्या-क्या चीजें शामिल होती हैं कि ठीक है, मैं अभी सिर्फ मूल बातें जो हमें इस समय पता है वही लिख रहा हूं, बजाय इसके कि मैं ये भी बता दूं कि 911 पर कॉल किसने की थी। ये वो है, आप जानते हैं, और ज्यादा विस्तार से कि जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने क्या देखा। यही तरीका है। शिकागो में हमारे यहाँ यही तरीका था, हमने इसे ऐसे ही किया। पहला अधिकारी प्रारंभिक रिपोर्ट लिखेगा। कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों। उससे ज्यादा कुछ नहीं। जांच अधिकारी आएंगे और फिर अपनी पूरी जांच एक पूरक रिपोर्ट में दर्ज करेंगे। अब गिरफ्तारी रिपोर्ट और केस रिपोर्ट में फर्क यह है कि केस रिपोर्ट पूरी कहानी बताती है। गिरफ्तारी रिपोर्ट में आप बस अपने सबूत रखते हैं ताकि जिन आरोपों को आप उस रिपोर्ट में डाल रहे हैं उन्हें समर्थन मिल सके। इस दिन और तारीख को फलां व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जब उसने हत्या करने या जो भी उसने किया, मारपीट करने की बात कबूल की। तो यही चीज आप अपनी गिरफ्तारी रिपोर्ट में डालते हैं, गिरफ्तारी का कारण और उन आरोपों का समर्थन जो आपने गिरफ्तारी रिपोर्ट में लगाए हैं। पहले पहुंचने वाले अधिकारी की केस रिपोर्ट में कौन, क्या, कहां, कब, क्यों शामिल होता है। जो कुछ आप जानते हैं वो सब। फिर जासूस आते हैं और वहीं पूरी कहानी दर्ज की जाती है। और हम देखेंगे क्या होता है। मेरा मतलब है बहुत बहुत दुखद मामला है। मेरा मतलब है बस आप जानते हैं, निश्चित रूप से पाक जगत में प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, लेकिन एक महिला ने भयानक तरीके से अपनी जान गंवा दी। और जैसे जैसे कुछ विवरण सामने आएंगे हम उन्हें देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम यह रिकॉर्डिंग ठीक उसी के बाद कर रहे हैं जब उस हैम्पशायर काउंटी मैसाचुसेट्स की अदालत में पेश किया गया था। विल स्विलर, शिकागो पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त डिटेक्टिव कमांडर। लॉ एंड क्राइम पर आपको हमेशा पाकर अच्छा लगता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद क्रिस। ये था ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम ने प्रस्तुत किया। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें। हम पीकॉक पर भी हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। फिर मिलेंगे।